We are at private limited company in our last lecture. Okay, what all are the compliance requirements that a company must have to do, and we are discussing about private limited company. So we know that disclosure by director has to be done of its interest. Section comes in 184 एंड एवरी डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज़ करना है और अपनी शेयर होल्डिंग भी डिस्क्लोज़ करनी है. ठीक है, 184 आ गया सेक्शन एंड रूल 9 आ गया इसके अंदर. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो 164 आ गया एंड 143. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करता है ये, और कंपनी को डिस्क्वालिफिकेशन के एवरी डायरेक्टर को बताना है कि डिस्क्वालिफिकेशन है एज पर सेक्शन 164 या अगर है उसकी अपॉइंटमेंट और पहले. ठीक है, एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट एनुअल रिटर्न, सो एनुअल रिटर्न इज़ ऑल्सो अनदर कंप्लाइंस. तो पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, फिर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम एनुअल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं जो कि 92 में आ जाता है. फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न्स की बात करेंगे. ठीक है, एनुअल रिटर्न के लिए वी नो कि एमजीटी फॉर्म जाता है, ई फॉर्म एमजीटी 7 जाता है इसके अंदर. ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी नो दैट 137 सेक्शन आ जाता है इसके अंदर. तो कंपनी को क्या है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड, अगर कुछ दो ऑर्गेनाइजेशन है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है, रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम जो है सेंड कर देनी है. ठीक है, अगर हम सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न की बात करें दैट कम्स अंडर सेक्शन 92 विच इज़ ऑल्सो ऑफ एनुअल रिटर्न्स. तो सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न भी होना है जिस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है. कौन करेगा? पीसीएस करेगा. ठीक है, तो इसमें सेक्शन आ जाता है 92 और रूल आ जाता है 11, और इसमें फॉर्म आ जाता है एमजीटी 8. तो सर्टिफिकेशन में एमजीटी 8 और उसमें एमजीटी 7. बोर्ड रिपोर्ट आल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, एंड बोर्ड रिपोर्ट के लिए 134 सेक्शन आ गया. 134 सेक्शन हमने किस चीज़ के लिए और देखा था? 134 वी हैव सीन, सॉरी 143 देखा था हमने डिस्क्वालिफिकेशन का. ठीक है, और ई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 137 देखा है हमने. 134 आ गया. ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट. अब सर्कुलेशन हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट का. इसमें क्या है कि कंपनी को सेंड करने हैं अपने जो भी मेंबर्स हैं और ट्रस्टीज़ हैं उनको, डिवेंचर होल्डर्स को, पर्सन, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है अगर है तो, ऑडिटर रिपोर्ट देनी है, एवरी डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग. तो 21 क्लियर डेज से पहले कंपनी को क्या करना है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं 136 के अंदर किस किस को दे देने हैं? ये दे देने हैं ऑडिटर को, मेंबर्स को, ट्रस्टीज़ को, एंड जो भी पर्सन बिलोंग करता है कंपनी से. ठीक है, उन सबको दे देने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बोर्ड रिपोर्ट 134 एंड 136. अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट का हमने कंटेंट तो पढ़ा ही नहीं कि डायरेक्टर रिपोर्ट. रिपोर्ट में क्या होता है कि डायरेक्टर शैल बी प्रिपेयर्ड इन अ मैनर विच शैल इंक्लूड ऑल इन्फॉर्मेशन. सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एज पर सेक्शन 134, एंड इट शुड बी साइंड बाय द चेयरपर्सन जो कि ऑथराइज होगा बोर्ड से. अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए. ठीक है, नोटिस ऑफ एजीएम भी जाना ज़रूरी है. तो 101 रुपये देते हैं हम, नोटिस जाएगा एजीएम का. एजीएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने उसके लिए 101 का नोटिस दे दिया. तो एवरी नोटिस प्रिपेयर होगा और एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होगा वो. ठीक है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2. सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम 101 और SS2 आ जाता है. नोटिस ऑफ एनुअल शैल बी सेंड टू ऑल द डायरेक्टर्स, मेंबर्स, ऑडिटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड मेंबर. कोई डिसीज्ड मेंबर है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको जाएगा, एंड द असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर. अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है तो उसके असाइनी को जाएगा. ठीक है, तो नोटिस भी जाना ज़रूरी है. पहले देखा हमने कि नोटिस ऑफ एजीएम किस किस को जाएगा, सबको जाएगा और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो हमने फिर देखा कि 101 में वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, सेकेंड 10 पॉइंट की. ठीक है, बोर्ड मीटिंग की बात करें 173 एंड SS1 इसमें आ जाता है कि कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी है. ठीक है, तो हमें पता ही है. और गैप कितना होना चाहिए? 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग में, और एक बोर्ड मीटिंग हर क्वार्टर में होनी ज़रूरी है. ठीक है, 173 SS2 क्या होता है कि भाई नोटिस भी जाना चाहिए बोर्ड मीटिंग का. तो जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है, जैसे यहाँ पे 21 दिन का टाइम था ना,
नोटिस ऑफ एजीएम में 21 दिन का टाइम होता है प्रॉबेबली, ठीक है। और इसमें नोटिस इसमें कितने दिन का टाइम होना चाहिए, 7 दिन पहले, 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर, उसके रजिस्टर्ड उसमें होना चाहिए। एंड सच नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड और पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कैसे भी जा सकता है, बाय हैंड जा सकता है, ठीक है, डिलीवरी के थ्रू जा सकता है और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, हमें पता है 139 के अंदर रूल 4 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगा। तो ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड फॉर 5 years इन एजीएम, 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो कंपनी को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑडिटर को कंसर्न ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्टर्ड विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन ई फॉर्म ऑडिट 1। तो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, रीअपॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो आरओसी को कब बताना है, 13 days इन विच द 15 days के अंदर अंदर बताना है और एडीटी बन जाएगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बात करें अगर, तो ये भी करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी आके रजिस्टर ऑफ मेंबर चेक कर सकता है। तो इसके लिए आ जाता है सेक्शन 88 एंड रूल 3 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। तो इसके लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर के लिए MGT 1 जाता है, MGT 2 जाता है। तो कंपनी को मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। अगर हम बात करें अब स्मॉल कंपनी को, स्मॉल कंपनी के लिए भी कुछ डिस्क्लोजर्स सेम ही रहेंगे, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर ऑफ इट्स इंटरेस्ट। तो पहले इसमें जो एक चीज़ थी वो इसमें नहीं है, विच इज़ डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर हो गया 184 सेम, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर हो गया 164 एंड 143 आ गया, दैट कम्स इनटू द पिक्चर। एनुअल रिटर्न हो गया 92, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न हो गया 92, MGT 7 हो गया 90 एनुअल रिटर्न के अंदर, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो 137 आ गया, ठीक है। कुछ फॉर्म्स भी 137 इज़ फाइन, ठीक है। और बोर्ड रिपोर्ट भी आ गया 134, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ गया 136 के अंदर, ठीक है। और नोटिस ऑफ एजीएम भी आ गया 101 के अंदर, सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम आ गया 101 एंड SS2, बोर्ड मीटिंग भी आ गई वो जो करानी है। बट इसमें थोड़ा सा कैच है कि जो इसमें एवरी स्मॉल कंपनी को जो बोर्ड मीटिंग करानी है ना, उसमें हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में करानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि साल में 4, इसमें 2 मीटिंग्स होना ज़रूरी है। और 2 मीटिंग्स कैसे होगी, 2 मीटिंग्स होगी, 2 मीटिंग्स के बीच में 90 days का गैप नहीं होना चाहिए। तो विद इन 6 months के गैप में होनी है। अगर मान लो मार्च में हो गई तो नेक्स्ट मीटिंग कुड बी इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में करनी है। मतलब पहले हमने कर ली 1 अप्रैल को, तो दूसरी हम एक शेड नॉट बी लेस देन 190 days, मतलब 90 days से ज़्यादा हो सकता है, नहीं कि 90 days से कम के टाइम में हमने करा ली कि भाई एक हमने 30 जून को कराई, एक हमने 1 जुलाई को करा ली, ऐसे नहीं, ठीक है। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स जो 173 के वही 7 days का नोटिस चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, 5 साल के लिए एजीएम में अपॉइंट होगा, 139 आ गया। रजिस्टर ऑफ मेंबर हो गया ये 88 के अंदर। अब हम बात करते हैं ओपीसी की, इसमें भी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट आ गया डायरेक्टर का। ये 184 MBP 1 में बताना पड़ेगा कि कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। डिस्क्लोज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन 164 143, और उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताना है एट द टाइम ऑफ इफ़ एनी बिफोर हिज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। मीनिंग ऑफ एजीएम एंड ओपीसी मीन्स रेजोल्यूशन पास्ड बाय ऑर्डिनरी बिजनेस एंटर्ड इनटू मिनट बुक। इन केस ऑफ ओपीसी के केस में कोई एजीएम नहीं करनी है क्योंकि ओनली 1 मेंबर होता है इसमें। एनुअल रिटर्न की बात करें 92 और ई फॉर्म MGT 7 जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें 137। डायरेक्टर्स रिपोर्ट की बात करें 1 डायरेक्टर है, सबमिशन टू द auditor for his report thereon. In case of OPC, report of the board of directors shall be attached to the financial statement under section 134, means a report containing explanation or comments by the board on every qualification, reservation and adverse remark or disclaimer made by the auditor in his
रिपोर्ट्स। अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो 173 के अंदर 1 पर्सन शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन ईच ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो मतलब एक उसको करनी है बोर्ड मीटिंग, ठीक है। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग वही 7 डेज़ का 7 डेज़ का नोटिस इन राइटिंग जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, द कंपनी शैल इन्फॉर्म ऑडिटर कंसर्न्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद इन। तो ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा 5 साल के लिए, तो बोर्ड मीटिंग में ही होगा क्योंकि एनुअल मीटिंग तो हो नहीं रही है। तो ऑडिटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है एंड ऑल्सो फाइल करना पड़ेगा नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार्ड विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ ओपीसी देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर, सेक्रेटरियल एंड स्टैंडर्ड 1 अप्लाई नहीं होगा इसमें। ओपीसी नॉट रिक्वायर्ड है तो ईजीएम भी नहीं होगी, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 भी अप्लाई नहीं होता ओपीसी में। सेक्शन 98 एंड 100 टू 101 मतलब बहुत सारे सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं जाती है ओपीसी में। अगर हम एलएलपी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, एज पर सेक्शन 3 एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये एक बॉडी कॉपरेट है फॉर्म्ड एंड इनकॉपरेट अंडर दिस एक्ट, ठीक है। बॉडी कॉपरेट है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है फ्रॉम इट्स पार्टनर के, और इसकी परपेचुअल सक्सेशन भी है, ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट, और मतलब एक तरीके से एलएलपी है बट ये कंपनी के फॉर्म में एक तरीके से काम कर रही है, ठीक है। ओवर एलएलपी हैज़ बीन पॉपुलरिटी ड्यू टू द फॉलोइंग बिकॉज एलएलपी प्रोवाइड्स लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस टू इट्स पार्टनर एंड ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो बहुत सारी कंपनी के सेक्शंस अप्लाई नहीं होते हैं, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम हो जाता है एंड इसमें जो है कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं आती है पार्टनरशिप की एज जो पार्टनरशिप में पहले आया करती थी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी अटैच हो जाया करती थी। तो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी विच हैज़ लिस्टेड इट्स इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अगर हम बात करें इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, होल्डिंग पैटर्न्स एंड शेयर होल्डिंग डिटेल्स, इसमें रेगुलेशन 69 आ गया विद इन 15 डेज और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी, वो फाइल करेगी विद द स्टॉक एक्सचेंज द इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट होल्डिंग पैटर्न्स ऑन द क्वार्टरली बेसिस। फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गए जैसे 70 रेगुलेशन 70 के में विद इन सच टाइम एज पर द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होम कंट्री द लिस्टिंग एंटिटी शैल फाइल पर periodically फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद द स्टॉक एक्सचेंज। एनुअल रिपोर्ट की बात करें सेक्शन 71 आ गया। एट द सेम टाइम इट इज़ डिस्क्लोज टू द सिक्योरिटीज होल्डर्स एंड इट्स होम कंट्री। तो लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी, वो सबमिट करेगी स्टॉक एक्सचेंज एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें ये 72 आ गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एप्लीकेबल किस पे हो रही है, जो एंटिटी है लिस्टेड एंटिटी जिसने इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स उसके लिस्टेड हैं। रिकॉर्ड डेट भी आएगी इसमें, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई कि एक तो उसको अपना डिपॉजिटरी रिसीट होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग डिटेल्स देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, एंड रिकॉर्ड डेट। अब अमेंडमेंट क्या आई थी, अमेंडमेंट सुन लो। द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अमेंडमेंट, ठीक है, इसमें आया है कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब है कोई भी एक्शन बाय द कंपनी रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ऑल इट्स बेनिफिट एक्रूइंग ऑन सच शेयर्स नेमली बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, फ्रैक्शन शेयर्स, ठीक है। 21 परचेज द कंपनी शैल 2 वीक्स। इसको अमेंडमेंट को बाद में करेंगे, अमेंडमेंट इट्स क्वाइट लेंदी। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड पे। इस अमेंडमेंट को हम लेटर ऑन कर लेंगे कि इसका क्रक्स क्या है, इसका क्रक्स लिख के मैं दे दूँगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की बात करें कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी सेक्रेटरी की, को वो प्रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा सेक्रेटरियल एंड अदर रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसको सेक्रेटरियल और अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय द कंपनी इन मैनी केसेस। द रोल इज़ एक्सटेंडेड, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको सारे रिकॉर्ड प्रिपेयर करने हैं, मेंटेन करने हैं, सेक्रेटरियल और अदर रिकॉर्ड जो कि कंपनी के उसमें कैप्ट करके रखने हैं।
और बहुत सारे केसेस में रोल एक्सटेंड भी हो जाता है कि क्रिएशन और एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल कॉर्पोरेट रिपोर्ट की क्रिएशन भी करना है और एग्जीक्यूशन भी करना है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, चेक करे कि डॉक्यूमेंट जो है वो फर्दर एक्शन को नहीं रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंट हैं वो डॉक्यूमेंट, कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रही है कॉर्पोरेट पॉलिसी से, और क्रिएट करेगा कंसर्न्स अगर अंडर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो कि वायलेशन के केस में भी हो सकता है और बहुत सारी टैक्स इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिट्राइविंग करने के लिए, सर्टिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वी आई एम स्पीकिंग इट अगेन, like the company secretary is also responsible for storing, maintaining, retrieving, certifying, explaining। तो इट अगर हम इसके उसमें देखें SMRCE storing, maintaining, retrieving, certifying and explaining corporate documents। पर्पस क्या होता है corporate document? There are many things like क्लाइंट की सर्विस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्वालिटी के लिए, रिसर्च के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो देर आर मैनी पर्पस और देर आर मैनी रिक्वायरमेंट कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी ऑब्लिगेशन है, क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो इंपॉर्टेंस के केस में भी आ जाता है क्लाइंट सर्विस, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी, रिसर्च एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखें गुड डॉक्यूमेंटेशन का क्या है, गुड डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रमोट करता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड कंप्लाइंस लेवल ऑफ द कंपनी, और ये ऑल्सो इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एंड अक्रॉस वेरियस स्टेक होल्डर्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है गुड डॉक्यूमेंटेशन का एज पर 10C, इसमें 10Cs आ जाते हैं। अभी वो 10Cs चेक 10Cs इसमें है या नहीं, बहुत क्लियर वो 10Cs अभी देखते हैं इसमें है या नहीं। चलो एग्जाम्पल ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशंस आर एज अंडर 10Cs। वो 10Cs क्लैरिफाइंग, क्लियर, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कि पुअर डॉक्यूमेंटेशन के प्रैक्टिस में क्या क्या हो जाता है। डॉक्यूमेंट विद एरर्स, करेक्शन, नॉट साइंड, रेटेड, डिड नॉट इंक्लूड रीजन्स फॉर द करेक्शन, राइट ओवर्स, मल्टीपल लाइन थ्रू and user whiteners and other masking device, recording of event is not sequence and tabled, poor document हो गया, standard operating procedures as adopted by professional not authorized, ठीक है, delegation of work is not recorded and documented out of specification procedure not detailed enough, flow charts are not there, checklists are not available। So what all are the examples of good documentation practice? Record completely at the time of activity when is completed at the time of activity or when the action is taken, ठीक है, प्रॉपरली साइन, डेटेड, प्रॉपरली ऑथराइज्ड, प्रॉपरली अकाउंटेबल है, कंसाइज है, लेजिबल है, एक्यूरेट है, ट्रेसेबल है, पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ईजी टू यूज़ हो गया, लेबर सॉविंग हो, लेबर कॉस्ट इफेक्टिव, ईजी टू यूज़, लेबर सेविंग हो गया, ठीक है, और जस्ट अ मिनट, लेबर सेविंग हो गया, सर्चेबिलिटी है कि सर्च करते हैं हम देख सकते हैं, पोर्टेबल भी है कि एक डॉक्यूमेंट से एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में, कंप्यूटर टू दिस अनदर डिवाइस भी कर सकते हैं, वर्जन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि पुराने वर्जन से है या नए वर्जन से है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज? सेम है, कॉस्ट इफेक्टिव है तो इट कुड बी रिलेटिवली, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिस्क हो गया, फॉर्मेट रिस्क हो गया, मीडिया कंपैटिबिलिटी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई क्योंकि चेंज बहुत ज़्यादा, इट कुड गेट चेंज्ड ईजीली, ठीक है, एंड पोर्टेबिलिटी सेम, जो एडवांटेज है वही समहाउ डिसएडवांटेज। सेफ्टी एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर हम इंश्योर करें बेस्ट क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट का कि इट इज़ टू बी अश्योर्ड दैट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन टू फर्निश एविडेंस of the activity affecting quality. Now record should incorporate the following. What all are the things that a record should incorporate? पहले ये ऑपरेटिंग एंड लॉग्स को करेगा, रिजल्ट्स ऑफ रिव्यू को करेगा, इंस्पेक्शन होगा, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस होगा, इंफॉर्मेशन एनालिसिस होगा, रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक कीपिंग टुगेदर, इंश्योर करेगा लाइफ साइकिल को इन अ करंट फेज दे आर यूज्ड रेगुलरली इन द कंडक्ट ऑफ करंट बिजनेस एंड मेंटेन इन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन और इन द फाइल स्टोर ऑफ एन एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स ऑफिस और रजिस्ट्री। सेमी करंट फेज हो गया, नॉन करंट फेज हो गया, रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन हो गया।
ठीक है। अगर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें, रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी जो इन्हांस करेगा कि भाई इसका प्रोलॉन्ग करेगा यूजेबल लाइफ ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स। अगर प्रिजर्वेशन इनकम्पासेस करें स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड इज वेस्टेड इन क्रिएटिंग ऑफिस ड्यूरिंग द एक्टिव एंड सेमी एक्टिव फेजेस ऑफ द रिकॉर्ड्स लाइफ साइकिल। कंपनीज एक्ट 2013 इसमें आ गया, रिकॉर्ड 9 आ गया, रेगुलेशन 9 आ गया सेबी। ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन 9 क्या करता है कि लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है, पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बनानी है, जो कि उसका बोर्ड साइन करेगा और क्लासीफाई करेगा 2 कैटेगरीज में कि डॉक्यूमेंट जो या तो परमानेंट में होना है या फिर डॉक्यूमेंट जिनके लिए लेस देन 8 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स। तो लेस देन 8 years के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होना है, तो इसके लिए वो पर्टिकुलर एक पॉलिसी असाइन करेगा और अप्रूव करेगा इसके बीओडी के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पॉलिसी स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द प्रिजर्वेशन of its document and archival of the document in its website. What are all the following factors that need to be considered in the preparation of preservation and archival policy of the company? So firstly they need to analyze and restructure existing system. ठीक है। रिव्यू करेंगे एंड रिवाइज करेंगे लेजिस्लेशन को एंड पॉलिसीज़ को, रिव्यू करेंगे एंड रिवाइजिंग करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ एंड स्ट्रक्चर्स को, डिटरमाइन करेंगे रिसोर्स रिक्वायरमेंट जैसे फैसिलिटीज़ एंड स्टाफिंग, डेवलपिंग करेंगे वो स्ट्रैटेजीज़ को, बिजनेस प्लान्स को। ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने एनालाइज कर दिया और रिस्ट्रक्चर कर दिया जो भी उनका एग्जिस्टिंग सिस्टम है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को उन्होंने कैसे कैसे किया, उन्होंने पहले रिव्यू किया कि भाई रिव्यू करना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा जो भी लेजिस्लेशन और पॉलिसीज़ चल रही हैं। ठीक है। फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और स्ट्रक्चर को चेंज किया और रिव्यू और रिवाइज किया। फिर उन्होंने डिटरमाइन किया कि भाई व्हाट आर द फैसिलिटीज़, कौन कौन से स्टाफ चाहिए इसके लिए हमें, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। देन उन्होंने एक कोई स्ट्रैटेजी और बिजनेस प्लान बना दिया। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और कंट्रोलिंग रिकॉर्ड्स किया, बिल्डिंग साउंड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, मैनेजिंग किया उन्होंने द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ फाइल्स, प्रोवाइड किया उन्होंने फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ फॉर रिकॉर्ड्स लाइक इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग प्रिजर्वेशन मेजर्स, डेवलप किया उन्होंने इमरजेंसी प्लान्स टू प्रोटेक्ट रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफाई करेंगे वो प्रोटेक्टिंग वाइटल रिकॉर्ड्स। अगर हम मैनेजिंग रिकॉर्ड्स की और रिकॉर्ड सेंटर्स की बात करें, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स सेंटर फैसिलिटीज़, ट्रांसफरिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल स्केड्यूल्स। ठीक है। डिस्पोजिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एज इंडिकेटेड बाय द स्केड्यूल्स। मैनेजिंग आर्काइव्स क्या हो गए, एक्वायरिंग एंड रिसीविंग आर्काइव्स, अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग आर्काइव्स अकॉर्डिंग टू आर्काइवल प्रिंसिपल्स, प्रोवाइड करेंगे वो पब्लिक एक्सेस टू द आर्काइव्स, सपोर्ट करेंगे एंड सस्टेन करेंगे वो प्रोग्राम को, प्रमोट करेंगे रिकॉर्ड सर्विस टू द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, प्रमोट करेंगे वो एजुकेशन फॉर रिकॉर्ड्स एंड आर्काइवल पर्सनल को, डेवलप करेंगे और एक्सपैंड करेंगे वो रिकॉर्ड्स को एंड आर्काइव प्रोफेशंस को। प्रिजर्वेशन ऑफ लिटिगेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट अराइजिंग आउट ऑफ वेरियस लिटिगेशन वेयर इन अ कंपनी इज अ पार्टी इन अ मैनर दैट शैल नीड to be preserved as per directions orders of the court, tribunal, judicial and other authorities as may be applicable in the absence of which the document shall be preserved for a period